बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आस्टर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने माजी की हुकूमत के बारे में भी बातें की और 16 माह की जो हुकूमत थी उस बारे में भी बात की। उन्होंने कहा जवाब दे तो होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब वोट मांगने जाते हैं तो अवाम ये पूछते हैं कि 16 माह की हुकूमत में आपकी जो कारकर्दगी थी, किन बुनियादों के ऊपर आपको वोट दिया जाए, तो वो जवाब देना पड़ेगा, वो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा हैं। ये अलग बात है कि उनके बारे में कयास आराइयाँ चल रही हैं कि वो एक अलग पार्टी बनेगी तो उसका हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के बारे में वो जो बातें कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे जो बातें उठ रही हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो रोज़मर्रा हम उसका तज़किरा भी करते हैं। एक अलग बात है कि राना साहब बारहा मुझे ये कहते हैं कि उनकी वापसी का तज़किरा छोड़ दीजिए, लेकिन इस वक्त महवर जो है वो बातों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर बयानिया बना के बैठी हुई है तो वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वापसी का बयानिया बना के बैठी है। वो 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी का बयानिया बना के नहीं बैठी। अब जो उनका वापस आना है वही अगर टल जाए तो फिर बयानिया क्या होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो बात मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, फिर से क्या लगता है कि बात करीब तक पहुंच चुकी है फैसला साजी में या अभी दूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। चूँकि आपने अपने दिल की बात करने से बाज नहीं आना तो इजाज़त किस बात की? क्योंकि आपको आपके चेहरे पे ना रौनक आ जाती है जब आप मियां नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, लेकिन अवाम के चेहरे पे नफरत आ जाती है, उनके आने अवाम के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। अवाम कहती है कि जब हम भूख से मर रहे थे, जब हम लोड शेडिंग से मर रहे थे, जब हम बेरोजगारी से मर रहे थे, तो वो 16 माह के दौरान तो इनकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त ये क्यों नहीं आए? जब ये तंदुरुस्त हो गए थे फिर क्यों नहीं आए? जब ये सारी सैर व तफरी कर रहे थे तो उस वक्त इनको सैर व तफरी के वक्त पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क याद क्यों नहीं आया? जब इन्हें ठंडे इलाकों में जाना था तो इन्हें कश्मीर या मरी या सवात या कलाम बहरीन वो क्यों नहीं याद आया? इन्हें सिर्फ वही मुल्क याद आए जो जहाँ पे किराया भी होटल्स का पाकिस्तानी हिसाब से लाखों में है और जहाँ की टिकट्स भी महंगी हैं, जहाँ पे सारा कुछ है। तो इसलिए आपके चेहरे पे खुशी आती है, तो मैं आपके चेहरे की खुशी से खुश हूँ। मुझे तो आपकी खुशी में यासर वो सारा कुछ चाहिए ना कि मैं कहता हूँ मेरा भाई खुश हो जाए, चाहे मुल्क जो है वो डूबता है तो डूब जाए, चाहे अल्लाह करे ये मुल्क सलामत रहे। लेकिन मेरे मुल्क के बचाने वाले, मेरे मुल्क को चलाने वाले, मेरे मुल्क के मुहाफिज जो हैं, मेरे मुल्क के सियासतदान जो है, मैं सियासतदानों को भी कहता हूँ, वो इसको डूबने नहीं देंगे। लेकिन वो सियासतदान जो इस मुल्क का सोचते हैं, वो सारे लोग जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं। वो तो मरियम नवाज साहिबा भी सोच रही हैं, कह रही हैं अवाम के लिए महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत जो है वो नवाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ साथ कोई बिजली आ रहा है? मुझे बताया ना नवाज शरीफ क्या है यार। आप रोजाना ये कि बात उठा के बात कर देते हैं माजरत से कि जी वो उनके आने से खुशहाली आ जाएगी। वो क्या डॉलर ला रहे हैं? क्या उनके कारोबार पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहे हैं? क्या उनके साथ कोई 50 करोड़ बिजनेसमैन आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं बताएं ना। क्यों आवाम को धोखा देते हैं? क्यों आवाम के साथ झूठ बोलते हैं? वो कहते हैं आपकी जिस सियासी पार्टी में साबिक वजीर कानून बैठ के कहे कि जनाब अगर मैं प्रोड्यूसर साहब अगर वो क्लिप है तो चला भी दें, ये सुने जरा। अगर वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें कहेंगे जनाब हमने एक सिस्टम बनाया कि मोबाइल नंबर आपके होंगे और फिर सिस्टम होगा कि जनाब कौन कहाँ पे मौजूद है। क्या वो हुकूमत के अंदर है? वो सिस्टम तो हुकूमत के पास होता है। इसका मतलब है जिन लोगों के टेलीफोन टेप होते थे, जिन लोगों के नंबर ट्रेस होते थे, जिनको ढूंढा जाता था। मैंने वो जावेद लतीफ़ साहब को भी सुना। वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मियां साहब कह रहे हैं कि मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों आना है, मैं कौन सा कुछ फतह करके मैं यही तो कह रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं जी, यही मैं आपसे पूछता हूँ क्यों आना है? मैंने वर्ल्ड कप के लिए हुआ है और हम हार भी गए हैं। पहला मैच उस टीम से हार गए थे इतना स्कोर करके, तो मियां साहब को वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। मियां साहब मुझे बताएं क्या करके आ रहे हैं? क्या मियां साहब के आने से पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का कोई दौर वापस आ जाएगा? तो आए मैं भी और आप भी चलते हैं, जाके इस्तकबाल करते हैं, नारे मारते हैं जनाब, जाके सारा कुछ करते हैं। मुझे तो इस मुल्क का इस्तेहकाम अजीज़ है, मुझे इस मुल्क के गरीब अवाम की खुशहाली अजीज़ है, मुझे इस मुल्क के अंदर ये जो दहशत गर्दी हो रही है इसका खात्मा अजीज़ है। मुझे ये अजीज़ नहीं है कि मेरी 6 फैक्ट्रियाँ लग जाएँ, मेरी 20 फैक्ट्रियाँ लग जाएँ, मैं इक़्तिदार के मस्कत पे बैठ जाऊँ। पता नहीं यार, आप बार बार एक मियाँ साहब आ रहे खुशहाली आएगी, कैसे आएगी? मुझे ये तो कायल करे ना यार। मैंने थोड़ी बताने वाले बता रहे हैं ना। पूछे मरियम साहबा से, आपका तो राब्ता है। मेरा आप पूछे उनसे
मैं वो एक टीवी चैनल पे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर को देख रहा था, वो बार बार कह रहे थे ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। मैंने फिर थक करके मेरी उनसे मुलाकात हुई कि उन्होंने कहा जनाब आप जैसा था। उन्होंने कहा मियां साहब का बड़ा इस्तेमाल होगा। तो मैंने उससे कहा मैं कहा मुझे पता चला, मैंने सुन तो ले यार सुन तो ले, आप भी मियां साहब की तरह सुनते ही नहीं ना, बात भी सुन ले ना किसी की। मैंने तो क्या, मैंने कहा, उसने कहा जी पूरी दुनिया उमड़ाएगी। मैं कहा जी 25 करोड़ अवाम है, उसमें से 24 करोड़ 99 लाख अवाम जो है ना वो एयरपोर्ट पे यहाँ जलसागाह में पहुंची होगी और जलसागाह छोटा पड़ जाएगा, तो 24-25 करोड़ तो आएगी ना मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है आपका? है मुस्कुराहट चेहरे की बता रही है आपको। एक ब्रेक शुरू तो हुआ है ना, एक बयानिया तो तब्दील हो गया। इसहाक डार साहब कहते हैं कि 2017 के जो किरदार थे उनका एहतसाब मियां साहब ने अल्लाह पे छोड़ दिया। इसहाक डार ये भी बता चले, उन्होंने कह दिया, मैं कहता हूँ कि ठीक है बयानिया तब्दील हो गया, ये उनका हक है अब बयानिया तब्दील करना, क्योंकि अवाम का जहन चेंज नहीं होता, अवाम का जहन बड़ा मजबूत है, बड़े हालात चेंज है। तो ये भी कोई रहनुमा बता दे कि इस दफ़ा कतर से गरंटर कौन है। आप मेरे मुंह से कहलवाना ही चाहते हैं तो फिर मैं मुल्क का नाम ले दिया, गरंटर का नाम तो आपके पास होना चाहिए। नहीं, मैं इस किस्म में सादा आदमी हूँ, आपसे खबर लेके फिर मैं उसके ऊपर कोई बात कर सकता हूँ या फिर इधर कटर में गरंटर, ये भी कोई बता दे ना गरंटर कौन है, ये भी बता दे कि क्या कहा गया है कि जनाब किसको नाहिल कर दें तो मेरे लिए रास्ता मज़ीद आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जानी है। यासर साहब, बात यह है कि इमरान और आ जाए, मियाँ नवाज साहब आ जाए, इसहाक डार साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मेरी तरफ से कोई भी आ जाए, मुझे इस मुल्क के अंदर खुशहाली, मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली हो। मैं तो सवाल करता हूँ कि निगरान सेटअप अगर ये मौजूदा निगरान सेटअप चोरों को पकड़ सकता है, डॉलर ज़ीरा करने वालों को पकड़ सकता है, बिजली के व्यापारियों को पकड़ सकता है, इस मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने वालों को पकड़ सकता है, इस मुल्क के अंदर जो है वो ज़हीरा अंदोज़ी करने वालों को पकड़ सकता है, तो जो सियासी हुकूमतें थीं वो सुख की बांसुरी बजाती थी, वो सवाए अपने काम सीधे करने के क्या उन्होंने कुछ किया? और क्या मियाँ साहब उसी क्रेडिट पे आके यहाँ पर बड़ा जोश व जज्बा दिखाएंगे? क्या करेंगे? मियाँ साहब के आने से इस मुल्क में तब्दीली क्या आएगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरी हर शख्स से ये एक ही सवाल है, हर शख्स से, कि मियाँ साहब के आने से कोई तब्दीली आएगी? मियाँ साहब कोई 20-25 अरब डॉलर लेके आ रहे हैं या उनके कहने पे, मैं नहीं कहता उनके पास है, वो तो एक हमारी तरह गरीब आदमी है बेचारे, तो जो उनके अगर आप गरीबों में उन जैसे गरीबों में अपना शुमार करते हैं तो मैं तो अल्लाह करे हो जाए शुमार, मालो दौलत में हो जाए वैसे तो बात यह है कि जी इस मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए, इस मुल्क के इक्तिसादी हालत। मौलाना साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि उनकी वतन वापसी पे उन्हें खुशामदीद कहें। मौलाना साहब को एयरपोर्ट भेज देना, भेज दें आप मौलाना साहब को, चले जाए। मौलाना साहब के यहीं पे नुमाइंदे कहते थे हम क्यों जाएं, याद है? हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में कहा था खुशामदीद बिल्कुल कहें। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो 4 साल से खुशामदीद कहने के लिए तरस रहे हैं, ताकि वो भी आके अल्लाह करे उनके घर का भी उन्हें पता चले किस तरह गर्मी में लोग रहते हैं, उन्हें पता चले किस तरह भूख में लोग रहते हैं, उन्हें जब पता चले कि जनाब आटे का क्या भाव है, चिकन का क्या भाव है, बाकी चीज़ों का क्या भाव है, फिर उन्हें पता चले। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि क्या अलायंस हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हो सकता है, और यार सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, अलायंस भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आप क्या कह रहे हैं यार सर साहब? ये कुल्ली तौर पे होगा? मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं भाई। जब ये फैसला किया गया कि MQM, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सा और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, तो इत्तेहाद किसी एक शहर में नहीं होता, इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान में होता है। और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर देखें, जमीयत उलमा इस्लाम के पास पंजाब में तो कोई इतनी मजबूत उम्मीदवार नहीं है, उनके पास KPK में है, उनके पास बलोचिस्तान में है, उनके पास सिंध के अंदर है। अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद उनका हो चुका है फाइनल, हर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ये सारे किस्से कहानियाँ जो है ना, अच्छा जब इनका फाइनल हो चुका है तो वो जो कयास आराइयाँ चल रही हैं कि जरदारी साहब की भी मुलाकात का इम्कान है मियाँ साहब से, आखिरी दम तक सारा चलेगा। अभी मुझे सब्र तो कर ले, प्रोग्राम में ना ही पूछे तो बेहतर है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, मुझे तो दोबारा एक ट्रक बनता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं? ट्रक के सवार पुराने होंगे, कोई नए भी हो सकते हैं, साथ नए हो सकते हैं, तो छोड़ दे यार सियासत को। मुझे बताएं, आपके लीडर लेके क्या आ रहे हैं?
मेरे क्या लेके आ रहे हैं? हमारे लिए रेवड़ियां ले आए उतना ही बड़ा। हमारे लिए रेवड़ियां ले आए उतना ही बड़ा। नहीं, वो मेरी जानो चकवाल तो नहीं आ रहे, वो लंदन से आ रहे हैं भाई। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो अभी माजी करीब में बयानियां लेके बैठी हुई थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें खबरें नहीं है, इनको खबरें हैं, क्या वो मजीद फटेंगे या अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी मंजरनामे? जिस दिन इनको यकीन हो गया कि ये शेड्यूल आ गया है तो उसके बाद फटना छोटा लफ्ज़ है, इससे भी आगे जाएंगी चीज़ें। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। 2 दिन बाद, 2 तारीख 2 दिन बाद है ना जी, हमारा शो फिर अगले नेक्स्ट वीक में होगा। तो उसमें आप देखिएगा, मैंने आपको कहा था याद करें उस शो का, अगर 2 तारीख के बाद सियासत की तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी। यानी अगले हफ्ते जब हम प्रोग्राम करेंगे तब तक ये कंफर्म हो चुका होगा कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपको तो अभी कंफर्म होना चाहिए, बल्कि आप तो बताएं, दुनिया जानना चाहती है। मैंने वो टिकट करवाया था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मैं खुद मिल के आ जाता तो फिर बता सकता था। भाई आज सुनने में आया ना कि पहले दुबई आ रहे हैं, और मेरे पास तो जो सुनने में आई है, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि 2 गारंटर मांगे गए हैं। एक का इंतज़ाम हो गया, दूसरे का कर रहे हैं। वो एक का हो गया, मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, दूसरे का कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाना। भाई वह बात यह है कि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, तो दूसरे से जिससे रब्ता हो रहा है अभी वो तैयार नहीं हो रहा। उसने कहा, उस शख्स दूसरे गारंटर ने कहा जी पहले भी हमने आपकी एक गारंटी दी थी और आपने उस गारंटी में 3 दफ़ा खिलाफ वर्जी की थी, तो लिहाजा अभी गारंटर जो है होगा। मैं कहा 2 तारीख के बाद फैसला होगा। सिफारिशियों की इस वक्त दस्तयाबी के हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो माजी करीब में इत्तेहाद बने थे वो इत्तेहाद फिर टूटे। फिर टूटने के बाद ये कहा गया कि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना बयानिया होता है। ये जो इत्तेहाद था ये वक्ती तौर पे इत्तेहाद था, ये किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे, तो ये इत्तेहाद की ही वजाहत होती है और ये इत्तेहाद का ही इशारा है। जब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, एमकेएम पाकिस्तान हो, जीडीए हो, और वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद बनाने की बातें करें, तो फिर वो इंतखाबी इत्तेहाद ही है। लेकिन इस इंतखाबी इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अकेले मैदान में उतरेगी या उसके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं? मियां साहब की वापसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपना की फैक्टर समझती है और उसे ही अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए अहम कुलिया समझती है। वो कुलिया किस हद तक कारगर साबित होगा, सियासी पंडित क्या सोचते हैं, सियासी तज्जियाकार क्या राय रखते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए PMLN JUI इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अभी तक की तो बातें यही दिखाई दे रही हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जो दिख रहा होता है हम वही बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल की पेशीन गोई तो नहीं कर सकते। अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? जी बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि इत्तेहाद बने, इनका बने, किसी और का बने, किसी किस्म का कोई महाज बने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माजी में भी बड़े इत्तेहाद बने, बड़े महाज बने, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों के साथ जो है वो जीत कर सामने आई। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो इलेक्शन से पहले जब मुख्तलिफ जमातें इकट्ठे होती हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट करती हैं, कोई आपस में इत्तेहादी बनते हैं, ये तो दिस इज़ रूटीन, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा शर्मिला साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने तकलीफ़ उठा ली, कैद काट ली, अज़ियतें उठा ली, लेकिन इस मुल्क से बाहर नहीं गए। इस मुल्क से वो भागे नहीं, यहीं पे रहे और डटकर हालात का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी की ये रवायत कायम रही। अब मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो मरीम साहिबा का बयान है कि मियाँ साहब के आने से खुशहाली आ जाएगी। मैं अभी यासर से पूछ रहा था कि मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं थक गया हूँ मुख्तलिफ सियासतदानों से, कि मियाँ साहब के आने से कौन सी खुशहाली आएगी? क्या मियाँ साहब के आने से पाकिस्तान के हालात वाकई बदल जाएंगे?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें मर्द मुहर्रम कहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं क्योंकि सख्त से सख्त हालात के अंदर, मुश्किल तरीन हालात के अंदर उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। जेल काटी, मुश्किलात काटी, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अपने ही वतन के अंदर रहे। इसी तरीके से फरियाल बीबी और दीगर हमारे रहनुमा जिनके ऊपर मुकदमात बने, किसी ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। हमें भी ऑप्शन थे कि हम जा सकते थे, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया, और हम बड़े फखरिया अंदाज में ये बात कहते हैं, और हमें फ़ख्र है अपनी दिलेरी पर, बहादुरी पर और पाकिस्तानी होने पे कि हम यहीं रहे और यहीं हमने मुकाबला किया और सुरखुरू हुए। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, देखिए, सदर जरदारी साहब तो पहले ही कहते थे कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भी कहते थे कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी? पाकिस्तान में खुशहाली आएगी जब आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे, जब वो आप जज्बा रखेंगे कि जो किसान है जो इस वक्त पिस चुका है, जो यूथ है जो मायूस हो चुकी है, जो आम आदमी है जो महंगाई की बोझ तले दब चुका है, इसके पास आज एक वक्त की रोटी खाना भी मुयस्सर नहीं है, हमने उनके लिए गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी से करना है, और हमने इकट्ठे मिलकर करना है। ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। आए इसमें सब अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। तो जो भी जमहूरी सोच रखता है पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेगा, पाकिस्तान को इस माशी और सियासी बहरान से निकालने में हमारी मदद करेगा, हमारा साथ देगा, हम उसे वेलकम करेंगे। नहीं। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए, आप समझती हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है, या ये समझती हैं कि फील्ड अभी तैयार ही नहीं है? देखिए, फील्ड तो खैर मौजूद है, तैयार तो उस वक्त होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन अगर आपने इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम लेकर आना है तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? देखिए, हम तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब PMLN जो है इलेक्शन की तारीख दे देती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरीके से अगर आप वफाकी इंटरिम गवर्नमेंट को देखें तो उसकी जो काबीना है उसमें ऐसे अशखास बैठे हैं जो PMLN से इंतहाई करीब रहे हैं, और जब आप न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं तो फिर इनका वहाँ होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, ये बता दीजिए कि जब मर्दमशुमारी की मंजूरी होने वाली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात थे, लेकिन CCI में आपने किस गारंटी के तहत मर्दमशुमारी की मंजूरी दी, और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी बात पे अटकी कि इस पे नई हल्काबंदियां होनी चाहिए? देखिए, मर्दमशुमारी जब नहीं होती है तो फिर हल्काबंदियां भी एक आईनी जिम्मेदारी है जो कि इलेक्शन कमीशन को पूरी करनी है। हमें ये कहा गया था कि कोई नई सीट का एडिशन नहीं हो रहा है और इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको कंटेन किया जा सकता था, उसको शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन हमारा डेलीगेशन जब ECP के पास मिलने गया तो उसके बाद ये नतीजा हुआ कि जी उन्होंने 2 हफ्ते पहले कर दिया शेड्यूल अपना। तो उससे पहले भी हो सकता था, अगर कोशिश की जाती तो वो 90 दिन के अंदर भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। अब तो खैर ये मामला जो है ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब तो इलेक्शन अब 1 महीना दे दिया है और 1 हफ्ता दे दिया है, जो कि अगेन दिस डज नॉट सेटिस्फाई एटलीस्ट पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम आज भी तारीख मांग रहे हैं और हम आज भी इलेक्शन का शेड्यूल मांग रहे हैं, और हम जब तक मांगते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन उसे अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि वही एक। लेकिन शर्मिला साहिबा, जो सवाल यासर ने बेचैनी खत्म होगी, जो यासर ने सवाल किया, मेरा भी उस सवाल में थोड़ा सा ज़मीनी चीज़ ये है कि जब आपको यकीन दहानी कराई गई, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद हल्के भी कम हो गए, उसके बावजूद हल्का बंदियों में तादाद का भी बहुत वाज़े तौर पे फ़र्क आ गया। तो जब ये कहा गया था, बेशतर दफ़ा कहा, और जरदारी साहब और बिलावल साहब ने भी कहा और आपके साबिक़ वज़ीर आला ने भी कहा, कोई हल्का तब्दील नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, किसी में कम या ज़्यादा ये कोई चीज़ नहीं होगी। नहीं, तो ज़्यादा का कहा गया था कि कोई नई सीट की एडिशन नहीं होगी। अब कम का पता था आपको कम होंगे? नहीं जी, देखिए, कम का तो हमें नहीं पता था, कहीं कम हुए हैं, कहीं इजाफा हुआ है, कहीं 2 सीटें कम हुई हैं, सांगड़ में कम हुई हैं तो कराची में
मलीर के अंदर बढ़ा दी गई हैं, इस तरीके से हुआ है। लेकिन देखिए अब जाहिर ही बात है कि जब नया सेंसस होता है तो उसके अंदर जो तकरीबन 2 करोड़ समथिंग जो वोटर्स की लिस्ट में इजाफा हुआ है, तो उनका भी ये आईनी हक है ना, और जमहूरी हक है कि वो भी इस इलेक्शंस के अंदर अपने वोट का इंदराज करें। तो हल्का बंदियां होना भी एक आईनी ज़रूरत थी, जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरी कर रहा है। बहरहाल कोशिश कर रहा है, कोशिश और बेहतर हो सकती थी होने को, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारी दरख्वास्त ये है कि चलें, आगे भी हो गया तो तारीख तो दी जाए। सिर्फ महज ये कह देना कि जनवरी का महीना और उसका आखिरी हफ्ता, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा, बातें ये चल रही हैं कि जरदारी साहब की इन दिनों में मियाँ साहब से कोई मुलाकात हो सकती है पाकिस्तान आने से पहले, क्या इसके इम्कानात हैं? देखिए अब ये तो मफरूज़े हैं, कयास आराइयाँ हैं, सियासी रहनुमा में मुलाकातें तो होती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो कहते हैं शुरू से, और चेयरमैन साहब और सदर साहब तो ये शुरू से कहते रहे कि मियाँ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है जो मुलाकात होनी चाहिए वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी के कोई ज़ुम्मेदारान जो है मियाँ साहब को खुशामदीद कहने जाएंगे? मौलाना साहब तो जा रहे हैं ना? ये देखिए बिल्कुल राना साहब जाएं, जिसको जाना है बिल्कुल जाएं। अभी इस पे हमने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। ये जब तारीख नज़दीक आएगी, जो भी डिसीजन होगा वो सीसी के प्लेटफॉर्म पे होगा। हमारे सारे डिसीजन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, और इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगेन सीसी होगी, क्योंकि अगेन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का बंदियों के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके ऊपर भी हमने सीसी पे ये मामले लेके जाने हैं, और मियाँ साहब के वेलकम के हवाले से भी बात होगी, फिर फैसला किया जाएगा। मियाँ साहब को खुशामदीद कहना है या जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस सब का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से शर्मिला फारूकी साहिबा से बात हो रही थी, उनसे ये पूछा गया कि क्या जरदारी साहब जो हैं वो मियाँ साहब से मुलाकात करने वाले हैं, तो उनका ये कहना था कि मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अब जो मुलाकात है वो मियाँ साहब के पाकिस्तान आने पे ही होगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, कोई भी नैरेटिव बना ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली मैदान में खड़ी है। राना साहब, क्या दुबई में कोई नई बैठक होने जा रही है, और अगर बैठक होगी तो उसके नए लोग कौन होंगे जो उसमें मदऊ किए जाएंगे? मैं नए लोगों का नाम तो नहीं ले सकता ना। एक आधा लेते हैं, मियाँ साहब का नाम ले देता हूँ जो आपके लीडर। मियाँ साहब को छोड़, मियाँ साहब तो होंगे ही, उसके अलावा एक आधा लेते हैं। गारंटर होंगे 2। अच्छा, और कुछ लोग होंगे। जरदारी साहब की आवाज़ होगी उसमें? नहीं, जरदारी साहब नहीं होंगे उसमें। चले मैं आपको खबर दे दूँ। वो जरदारी साहब वो मुसालिहतकारी से निकल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब अपने लिए कर रहे हैं, वो क्यों जरदारी के लिए करेंगे? नहीं, जरदारी साहब अब वो पैचअप करवाने में तो जरदारी साहब पीछे लगे हुए थे ना। कोई और है, मैसेंजर कोई और है भाई। अच्छा, वही मैसेंजर है जिसने गुज़श्ता 2 रोज़ पहले 3 मीटिंगें की हैं। 3 मीटिंगें की हैं एक मैसेंजर ने, पूरी 3 मीटिंगें। तो वही मैसेंजर होगा। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि दुबई में एक मीटिंग हो, अब तो आज के दिन तक तो दुबई में मीटिंग अरेंज है। गारंटर भी वहाँ पे होंगे, मैसेंजर भी वहाँ पे होगा, और वहाँ पर कुछ चीज़ें तय होंगी। क्या वो ज़्यादा हाई लेवल है कि मियाँ साहब को उधर आना पड़ेगा? सवाल तो बनता है ना, वो बंदा चला जाए उधर लंदन, वो जो खुद आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि गारंटर चूँकि वो खुद आ रहे हैं तो वो मियाँ साहब आराम फरमाते आते हैं ना। क्योंकि हमारे कुछ सहाफ़ी भाई जो हैं जो लंदन से साथ आ रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो दुबई से साथ आएंगे, अबू धाबी से, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान में है, वो इस्तकबाल के लिए, सॉरी, कवरेज के लिए मौजूद होंगे। आपको मैं वैसे इस्तकबाल में डाल दिया। तो ये चीज़ सारी मामला तो उनके वो नारे लगाते भी तो आएंगे ना, लगियां ने मौजा दे लाई रखी सोने। नहीं, इन्होंने तो मौजा लगियां ने, इन्होंने कितों नहीं करती यासर साहब। या इनकी मौजें लगी हुई हैं, या फिर इनकी लगी। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है भीख मांगना, ये ट्रेंड है। ये हुक्मरान भी मांगते हैं ना। हाँ, ट्रेंड है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक ये ट्रेंड है। पेशा, इसको बतौर पेशा कंसीडर किया जाता है, बतौर उज़र कंसीडर नहीं किया जाता, मजबूरी नहीं किया जाता। मजबूरी वाले का मांगने का स्टाइल और होता है,
वो चाहे अल्फाज भी अदा ना कर सके, खामोश खड़ा रहे, उसका ज़रा तरीका एक और है। यहाँ पे जो पेशा अपनाया जाता है, तो सुन रहे हैं कि यहाँ से पेशे वाले लोग जो हैं वो अब बैरून मुमालिक उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। सर मैं आपको बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ, पहले यहाँ से ना पूरे प्लेन जिसमें सिंध और जनूबी पंजाब इसके लोग होते थे, और ट्रैवल एजेंटों ने ग्रोह बनाए हुए थे जो बाकायदा 8-8 लाख रुपया तय करते थे रमज़ान, रबीउल अव्वल और उसके बाद ये ईद का जो होता है, सॉरी हज का सीज़न, इसमें बाकायदा ख़वातीन बच्चों को वीज़े लगवा कर भेजते थे। 7-8 लाख रुपया तय होता था, वो बेकारी बन के जाते थे। अब जब इस हुकूमत ने बहुत से ऐसे लोगों को ऑफलोड करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, तब मज़े वाली बात आपको बताऊँ, ये जो तस्वीरें चल रही हैं ना, ये तस्वीरें पता आपको कहाँ की हैं? कहाँ की? ये इंडोनेशिया की हैं यार। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया जा रहे हैं, और सॉरी इंडोनेशिया कह रहा हूं, मलेशिया। अब ये मलेशिया जा रहे हैं। अब जहाज मलेशिया जाते हैं, उनका वीज़ा लगता है, वहां पर भेजा जाता है, वहां पे जाके ये पाकिस्तानी औरत है जिसने बच्चा उठाया हुआ है, वो पाकिस्तानी औरतें जिन्होंने बुरखा पहन के बैठ रही हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, वहां जाके मांगती हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करती हैं। अच्छा, इनके ये भी सारे वो लोग हैं जिनके सऊदी अरब के वीज़े अब नहीं लगते। सऊदी अरब के अंदर भी यही करते थे हरकत, और बदनाम करते थे इस पाकिस्तान को। वहाँ पे लोग पकड़े जाते थे, डिपोर्ट होते थे। वहाँ पे माफिया जो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ट्रैवल एजेंट माफिया, एक बहुत बड़ा माफिया है जो जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर, उन सिंध में जो वहाँ से ये बेचता है। और फिर ये जिन्होंने इनके वीज़े लगवाए हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते? यही तो एक सवाल है, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाते? मैं तो ये तस्वीरें मलेशिया के सामने ले आया हूँ ना, जरा इनकी तस्वीरें देख लें, इनकी शक्लें देख लें। मलेशिया में रहने वाले इनफरादी तौर पे अगर ये वीजा लगवाने जाएं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ना ये नहीं जाते। इनका जो ट्रैवल, इनका जो माफिया है ना, इस ग्रोह का जो माफिया है, वो लगवाते हैं सारे। उनके इतने तलखात हैं कि आप और मैं सोच नहीं सकते। भाई आप कभी आपने उम्रा तो किया है ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, आपने भी किया होगा। नहीं सर, मैंने नहीं, आप ज़्यादा लंदन ही जाते हैं ना आपके चूँकि। तो ये चीज़ें जो होती हैं, आप जब जाके इन ममालिक में देखें क्या करता है। लंदन में तो बड़े भिखारी जाते हैं ना, पैसे पूसे वहाँ पे होता है, भिखारियों में शुमार। हम भिखारी बन के मदीने जाएंगे अगर इंशाल्लाह हम तो है ही मदीने के सब मांगने वाले हैं। और ये जो है ना, ये अब मलेशिया जाना शुरू हो गया यासर, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त को वहाँ पे नीलाम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि आपको कोई सियासी मजबूरी नहीं। वैसे हैरत अंगेज़ बात थी ये खबर सुनने के बाद कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कारोबार भी करता है, लेकिन फिर भी वीज़ा लगवाने में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो हम जानते हैं। क्योंकि आपने इधर करीब तरीन का भी वीज़ा अगर लगवाना है तो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये जो अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें उनका पासपोर्ट दिखा दें तो उसके ऊपर से नहीं पढ़ सकते कि इस पे क्या लिखा है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। पढ़े लिखे भी हैं इस तबके में, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। तो वो जो लगता है, तो क्या ये आंखों पे पट्टी है कि जो लगवा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सर जो लगवा रहा है, जो इनको बेच रहा है, जहाँ पे जाके ये रह रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये वहाँ पे आपको कुछ सैर तफरी करते नजर नहीं आ रहे, ये मांग रहे हैं। इनके साथ बच्चा है, दूसरी औरतें देखें आप तस्वीरों में, आपको औरतें नजर आएंगी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के बाहर, मुख्तलिफ प्लाजों के बाहर, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल के बाहर, मुख्तलिफ जगहों के बाहर जाके मांग और फिर उन्हें बताते हैं पाकिस्तान से आए हैं। ये आलम हो चुका है। मुझे जब ये तस्वीरें और कुछ चीज़ें बेची, मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे कुछ दोस्तों से कहा, यार क्या? उसने कहा, जनाब यहाँ पे आगे आप देखें, आप परेशान हो जाएंगे। 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? और इनकी रिहाइश वहाँ पे किस जगह पे होती है? इनके फ्लैट्स लिए हुए हैं, और एक फ्लैट्स में ये 20-20, 30-30, 40-40 लोग रहते हैं। एक एजेंट वहाँ पे भी होगा ना? हाँ, एजेंट्स है जो डेली के पैसे ये इकट्ठे करते हैं। ट्रैवलर भी साथ में होगा जो इनको बाकायदा बताए कि किस मार्केट में जितना इनका खर्चा हुआ यहाँ से जाने का, जो ये तय करके गए, उतने पैसों के हिसाब से पर डे उनसे पैसे काटे जाते हैं। जब वो पैसे पूरे हो जाते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं जो ऊपर का चुके, अगर 3 माह का वीज़ा तो फिर ऊपर के पैसे आपके आए हैं जी, आप कमाएं। ये कमाई हो रही है, और मैं कह रहा हूँ कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखें, अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि सऊदी अरब जाने वाले बहुत से लोगों को ऑफलोड किया गया कि वो बेकारी थे। अच्छा, उनको ऑफलोड कर दिया, ठीक हो गया, उनके वीज़े किसी ने तो लगवाए ना,
अच्छा, उनको बेचने वाला कोई तो था ना। वैसे एक सवाल था कि वो शनाख्त कैसे हो पाई कि वो भिखारी है? भाई 5 मिनट में पता चल जाता है। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं ना, तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप उम्रा करने जा रहे हैं कि किसी और काम जा रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी मुल्क में जा रहे हो तो चेहरे से पता चल जाता है। उन लोगों की बोली, देखिए उम्रे वाले का चेहरा और दूसरे चेहरे जो होते हैं उनमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। आप एक बेकारी सब पैसे लेने जा रहे हैं, ना आपके पास इहराम है, ना आपके पास कोई चीज़ है, और आप कह रहे हैं जी हम सऊदी अरब जा रहे हैं, वीज़ा आपके पास है नहीं, उम्रे के वीज़े पे आप जा रहे हैं, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं आप। तो मैं तो आप ग्राउंड देखे, सऊदी अरब वाला तो सबको पता था ये होता था। आपको पता दुबई में जो शख्स पकड़ा गया था, सबसे अमीर फ़कीर जो पकड़ा गया था, पाकिस्तानी निकला था। सबसे अमीर फ़कीर पाकिस्तानी निकला था जो दुबई में पकड़ा गया था। ये पिछले दिनों मुझे याद है एक स्टोरी आई थी फैसलाबाद की, वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया एक भिखारी को, भिखारी ने केस करवा दिया, अदालत में गया है तो उसने कहा जी ये भिखारी है। उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे थे मेरे, मैं 70 लाख रुपया जमा करवाने जा रहा था, इसने मुझसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी 70 लाख किस चीज़ का? कहता मेरी कमाई है, मैंने वो 70 लाख अकाउंट में जमा करवाना था, ये पुलिस वाला मुझसे ले गया। और रजिस्टर्ड उसका अकाउंट है और जिसमें पहले लाखों की ट्रांजेक्शन्स बीच में मौजूद। तो मुझे फिर आप क्यों कहते हैं? फिर मैं कहूँगा तो फिर आपको तकलीफ़ होगी ना। जब हमने ऊपर से लेकर नीचे तक मांगने की शर्त रखी है और जब हम कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए, हमारा समझेगा मांगने आए हैं, तो फिर यही होगा ना हमारे साथ। क्या होगा यासर साहब? इस मुल्क को, इस कौम मुल्क, ये बेहतरीन मुल्क है, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं मौजूद कोई चीज़ तो वो चीज़ नहीं मौजूद, वो ये है कि हम इसके साथ मुखलस नहीं हैं। हम का मतलब है इस मुल्क के वो सियासतदान जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जिनकी अपनी रहायशें पाकिस्तान से बाहर है, जिनके बच्चे किसी और मुल्क में पढ़ते हैं, जिनको ना यहाँ के अस्पताल अच्छे लगते हैं, ना स्कूल अच्छे लगते हैं, ना यहाँ की सड़कें अच्छी लगती हैं, ना यहाँ का बिजनेस अच्छा लगता है, ना बाकी और चीज़ अच्छी लगती है। तो फिर वो लोग ऐसे वो चले जाते हैं। तो फिर हम इन बेकारियों पर जो बात कर रहे हैं ये तो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे ये सूरत हाल है जनाब, हम मर गए भूखे, हम फलां हो गए। तो ऐसे लोगों को कौन जाने देता है? ऐसे ही माफिया को पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान की अजमत, तौकीर और बैन अवी सतह के ऊपर जो तशख़्ख़ुस बहाल करना है वो पाकिस्तान में है कौन? हम बतौर पाकिस्तानी हम ही हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कहीं भी जो बोलेंगे वो पाकिस्तान से मंसूब किया जाएगा। अपनी ज़बान, अपने किरदार, अपने अखलाक को बेहतर करना सीखिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे और हमसाया ममालिक के रवैयों पर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा खत्ते की अगर सूरत हाल देखें, भारत के अगर अज़ाइम देखें, भारत के गोल देखें, एक तरफ G20 समिट होता, पूरी दुनिया को इनवाइट किया जाता है और पूरी दुनिया को बताया जाता है और वहाँ पे एक दुनिया का स्लोगन रखा जाता है, एक धरती का स्लोगन रखा जाता है, एक मुआशरे का स्लोगन रखा जाता है। लेकिन भारत के अंदरूनी मामला जो हैं वो उसके स्लोगन से भी मैच नहीं करते। वो मुआशी मंजरनामे में आगे बढ़ने की तगोदो कर रहा है, मुआशी मंजरनामे में कोई भी आगे बढ़ने की तगोदो करे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को कुचलने की कोशिश करते हैं, तब आवाजें बुलंद होती हैं। भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की जो कोशिश की है, पाकिस्तानी मईशत को डीरेल करने की कोशिश की है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के उनसर को फिर से हवा देने की कोशिश की है, उस पर बिलखुसूस बात की जाएगी। और दूसरी बात की जाएगी पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पे, जिसके बेहतर अशारिये इस वक्त नमूं हो रहे हैं। बिलाशुबा अवाम इस वक्त मुश्किल का शिकार है। अवाम के लिए कुव्वत खरीद जो है वो बहुत मुश्किल है, उनकी सकत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी आ सकती है, अवाम की ज़िंदगी कितनी सहल हो सकती है, इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर बैन अवी अमूर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, IMF FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है कि जो टैक्स अहदाफ रखे गए थे वो तकमील के मराहिल तक पहुँच चुके हैं। लेकिन निगरान हुकूमत के बारे में इतला यह है कि निगरान हुकूमत ने कहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी मईशत पे किस हद तक बेहतरी की सूरत में देख रहे हैं? देखिए जी, मईशत जो है एक बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए इसके 3 पहलुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
जो पाकिस्तान की रियासत की जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, वो एक सॉवरेन गारंटी की हैसियत रखती हैं। वो किसी की भी हुकूमत हो, उससे IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको ये डेफिनेटली उनके लिए अहमियत की बात है कि जो रियासत पाकिस्तान की क्या कमिटमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आए वो उसको टाइमली और इफेक्टिवली पूरा करे और उस पर वो नज़र रखते हैं। अच्छा, ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि तो अगर अवाम को या मीडिया को कोई रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है तो फिर उसकी क्या बेसिस है? तो जनाब, उसकी बेसिस ये है कि आप टैक्सेस नए तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन चाहिए होती है और आपको फाइनेंस बिल में लाना पड़ता है। अलबत्ता कुछ मामलात ऐसे हैं कि अगर आपके जो टैक्स के टारगेट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, वो पूरे ना हो तो फिर या जो आपकी बैरूनी महसूलात हैं उनमें कमी आ जाए, तो फिर कुछ SROs जो स्टैट्यूटरी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स होते हैं या इस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई मेजर टैक्स लगाने की ना इनमें मौजूदा हुकूमत में सलाहियत है, अहलियत है और उसको वो अवॉइड भी करेंगे। अलबत्ता जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको ये जिस हद तक बेहतर कर सके, ये जो मौजूदा अप्रोच है हुकूमत की भी, फौज की क़यादत की के ताउन से कि करप्शन का खात्मा किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा किया जाए, बिजली की चोरी का खात्मा किया जाए, करप्ट इंडिविजुअल्स जो सरकारी इदारों में भी हैं उनका खात्मा किया जाए, स्मगलिंग का खात्मा किया जाए, बॉर्डर कंट्रोल का को बेहतर बनाया जाए और उसके साथ साथ जो डॉलर की और फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पर काबू पाया जाए। तो ये मामलात जो हैं गुड गवर्नेंस के जरिए से मैं समझता हूँ 10-20% रिलीफ आपको शायद महीने 2 महीने में नजर आएगा। अलबत्ता और ये इस तरह का रिलीफ है जो कि जिस पे IMF को कोई एतराज नहीं है, इस पे आपको कोई पॉलिसी साजी नहीं चाहिए, इस पे आपको कोई नई लॉ या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो बैनुल अक़वामी बरादरी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का एतमाद भी बेहतर होगा कि आप जो है अपने मामलात को बेहतर बना रहे हैं। तो ये मेरी एक हकीकत पसंदाना तवक्को है। अच्छा, पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर हुई, डॉलर नीचे आया, ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तो इससे एक शुनीद बनी और लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पेट्रोल आज रात सस्ता हो जाएगा। तो इसके क्या इम्कानात है और कितना सस्ता हो सकता है? जी यकीनन ये जो मेरे हमनाम वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने इसका हवाला और इशारा भी दिया था और ये बिल्कुल ठीक बात है कि चूँकि जो हम सीधी सी बात है ये नहीं हो सकता और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि आप महंगा तेल खरीद के लोगों को सस्ता बेचें। ये इस वक्त मुल्क की वैसे भी उसूली तौर पे भी ठीक नहीं है और जो मईशत है वो उसकी मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती। कुछ पिछले मतलब ये जो महीना गुजर रहा है इसके पहले 15-20 दिन के दौरान जो है जो एक तो डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उसमें काफ़ी 30-40 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो भी रिलीफ बनता है वो मैं समझता हूँ कम से कम 10 रुपये वो कम से कम तो ज़रूर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन कम से कम 10 रुपये मैं तवक्को करता हूँ कि वो देंगे क्योंकि उसमें उनका कोई उसको ना देने का कोई इंसेंटिव नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बैनुल-अक़वामी एक थोड़ी सी तशवीश वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते से जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं उनमें फिर तेज़ी से थोड़ा सा बढ़ने का रुझान इस वजह से बढ़ा है कि ओपेक और ख़ुसूस तौर पर सऊदी अरबिया और कई और ममालिक ने भी अपनी प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मुनाफा जो है उनका उसके सतह को बरकरार रख सकें। तो उसका असर ऑब्वियसली आलमी जो कीमतें हैं तेल की उस पर पड़ेगा। लेकिन आप जब ये बात कर रहे हैं तो इसी से ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अपने हालात को देखते हुए तब्दीली के लिए कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर मूव हो रहे हैं, सोलर सिस्टम के ऊपर मूव हो रहे हैं।
हमारे अभी भी पुराने तरीक़ाकार के तहत सिस्टम को चलाने की तगोदो की जा रही है। हमें कितने अरसे में खुद को तब्दील करना है ताकि हम दुनिया की दौड़ में शामिल हो सकें? ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपने ये किया है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के जो दो सबसे बड़े मसले हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि जो हमारा हम गुड गवर्नेंस बदकिस्मती से उसमें बहुत पीछे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि फॉरेन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और तीसरी बात, जो हमारा अमूमी तौर पे अवामी सतह पे कल्चर भी है, बिजनेस कम्युनिटी का भी और हमारी बेशतर आबादी का भी, वो बहुत एनर्जी और टाइम एफिशिएंट नहीं है। तो हम जो है ना, पानी का, बिजली का, गैस का उतना एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो बदकिस्मती से जब तक वो चीज़ महंगी ना हो जाए उसके इस्तेमाल में एहतियात नहीं बरती जाती। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद के एक मतलब मुतमव्वल हिस्से में रहता हूँ, और सुबह हमारे घर में गैस नहीं होती है। तो अब हम आदी हो गए आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के। लेकिन बात यह है कि अगर हम बाकी जो एडवांस दुनिया है, मुझे तकरीबन 18 ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप देखें कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में 7-8 बजे दुकानें खुलती हैं, 6-7 बजे बंद हो जाती हैं। वीकेंड पे तो 5 बजे बंद हो जाती हैं। बल्कि वो जो बड़ी बड़ी मॉल्स के भी मालिकान हैं, वो समझते हैं कि हमारे स्टाफ को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने और रिलैक्स करने का वक्त मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक पूरी दुनिया इसी तरह जा रही है, और हमें अपनी आदात में, अतवार में ज़्यादा, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबल होने, केयरफुल होने, एफिशिएंसी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब एक दौर था कि मतलब एक घर में कई गाड़ियां हैं या कई मोटरसाइकिल हैं, तो भाई आप थोड़ा सा एक गाड़ी पे कई लोग ट्रैवल करें, मिल के चलें, कार पूलिंग का सिस्टम हो। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अमेरिका में रहता था, तो अमेरिका में वॉशिंगटन में जिस गाड़ी में एक फर्द सिर्फ बैठा हुआ हो, जो सिर्फ ड्राइवर चला रहा हो, उसकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी, और जिसमें ज्यादा लोग बैठे हुए होंगे उसकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी। इसका मकसद ये है कि वो ज्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एक गाड़ी में, उसको इंसेंटिवाइज करें, उनकी हद रफ्तार बढ़ा दें। तो मैं कह रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल रियासत भी बने और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौम भी बने। तो हम अगर इन तमाम तर जो बड़े चैलेंजेस हैं, अगर उनको फौरी तौर पे हल नहीं भी कर सकते, तो उनके जो नेगेटिव और मनफी असरात हैं उनको कम करने में आपकी बात दुरुस्त, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन वहाँ पर हुकूमतें जो होती हैं वो जो सहूलतें देती हैं और जो अपने फ़राइज़ पूरा करती हैं, हमारी बदकिस्मती से कभी भी साबका हुकूमतों ने वो चीज़ें नहीं की। तो जब हम आम से कुर्बानी मांगते हैं तो नेचुरली तौर पे हुकूमत को भी उसके इवज़ कुछ देना होता है। तो ये तो दो तरफ़ा होगा तो फिर काम चलेगा ना। एक तरफ़ा ट्रैफिक तो है, वो एक्सीडेंट के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बता दें कि दुनिया में इस वक्त कनाडा के अंदर भारत दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी कर रहा है, भारत के अंदर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। तो क्या भारत को पूछने वाला कोई नहीं है? सबूत हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद आपने देखा ईद मिलादुन्नबी पे जो हुआ, और उसके अलावा कनाडा में जो हुआ, कैनेडियन वज़ीर आज़म बोला, सबूत दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कोई एक एक्शन भारत के खिलाफ नहीं हो सका। और उल्टा वो खंबा नोच रही है, वो पाकिस्तान के ऊपर बातें कही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि बतदरीज जो है दुनिया की जो सोच और रवैया है भारत के हवाले से, उसमें तब्दीली आ रही है और मज़ीद आएगी। और ये तो बुनियादी बात है कि आप एग्री करेंगे मुझसे कि भारत ने जो है अपनी पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी बदमाशी को ओवर एस्टिमेट किया था। उसका ख्याल था, जिस तरह बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उसका रवैया माइनॉरिटीज़ की तरफ अपने मुल्क के अंदर था और मकबूजा कश्मीर में था, जो रवैया उसके छोटे नेबर्स की तरफ था, अब उसको ये गलत फहमी थी कि यही तर्ज अमल जो टारगेट किलिंग और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो अब मैं बरतानिया और कनाडा में भी
रवा रखूंगा एंड आई विल गेट अवे विद इट। तो ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले लेटेस्ट कुछ 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आपसे शेयर करता चलूं। देखें, कल बरतानिया में जो भारत के सफीर हैं वो एक गुरुद्वारे में गए तो उनको दाखिल नहीं होने दिया गया और उनको वहां से निकाल दिया गया, और वो बरतानिया के जो तमाम अखबार हैं उनमें काफी बड़ी खबर लगी है। अच्छा, और चूंकि आप जानते हैं कि एक हिंदू जो हैं उनके वजीर आजम भी हैं बरतानिया के इस वक्त, तो अच्छा फिर आप देखिए कि कल भी जब ब्लिंकन साहब से, टोनी ब्लिंकन साहब से, अमेरिकी वजीर खारजा से उनकी मुलाकात होती है, जयशंकर साहब की जो कि भारत के वजीर खारजा हैं, तो वो अगेन दोबारा उनके ऊपर जोर देते हैं कि आप कनाडा के साथ ताउन करें। अच्छा, ये बार बार अमेरिकी वजीर खारजा ये क्यों कह रहे हैं? इससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका को इस बात का पता है कि भारत मुलव्विस भी है और वो ताउन नहीं कर रहा। अगर वो ताउन कर रहा होता तो वो तो अप्रिशिएट करते पब्लिकली, हाँ जी आप बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं, गुड जॉब। वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप ताउन करें, तो वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार अमेरिकी वजीर खारजा क्यों कह रहा है? इसीलिए कि वो ताउन नहीं कर रहे हैं। और आपकी बात से मैं उसको मुंसलिक करूंगा इस बात को। देखिए, भारत ने चूंकि अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया था और आलमी बरादरी के रिएक्शन को अंडर एस्टिमेट किया था, तो वो थोड़ा बौखलाया हुआ है। तो आपने देखा कि जैसे ही ये 18 जून को जब सिख रहनुमा की हलाकत हुई तो आपको 4 मुतजाद रवैये भारत के नजर आते हैं इस सिचुएशन में, और वो इस बात का सबूत है कि वो बौखलाया हुआ है। पहली दफा तो देखें, जब इनकी हलाकत होती है सिख रहनुमा की, उसके बाद कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने पिछले 2 माह में 2 दफा भारत का दौरा किया इन सबूतों के साथ, कोऑपरेशन के रिक्वेस्ट के साथ, लेकिन उनको बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर आप देखें, उन्होंने जो कनाडा के वजीर आजम है उन्हें वजीर आजम मोदी के साथ हाईएस्ट लेवल पे ये बात उठाई तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जब उन्होंने अमेरिकी सदर बाइडन और बरतानवी वजीर आजम और फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की, उनको एतमाद में लिया, तो थोड़ा सा ये मगरबी ताकतों का जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो उल्टा, जिस तरह बिल्कुल आपने सही कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जी कनाडा जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। जब वहां पे दाल नहीं गली तो आखिरी हरबा ये था कि जी पाकिस्तान और आईएसआई को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाए। तो देखिए, पूरी दुनिया को ये तमाम मुतजाद बयानात जो हैं वो नजर आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, और इन सब में कॉमन बात क्या है? इससे ये साबित होता है कि भारत न सिर्फ मुलव्विस है बल्कि वो हकायक से पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और जो बहस है उसको मबजूल करना चाहता है पाकिस्तान की तरफ। कल के भी जो वाकयात इंतहाई अंदोनाक जो मिलादुन नबी के दिन हुए हैं, मैं समझता हूँ इस बात का सबूत है कि भारत मणिपुर में जो कुछ कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, कनाडा और बरतानिया में जो लोगों की टारगेट किलिंग कर रहा है, उससे दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है और पाकिस्तान में फिरकावारियत और मसाइल की तरफ को बढ़ा के वो अब दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। लेकिन इंशाल्लाह बारहा पाकिस्तान के बावर करवाने के बावजूद जो बात सुनी नहीं जा रही थी, अब उस झूठ की कलई कहीं ना कहीं पे खुल रही है और वो चेहरा दुनिया के ऊपर आया हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।